नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट कर देंगे व्यक्तित्व और पर्सनालिटी। आज से स्टार्टिंग हो रहा है। आज इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा। पर्सनालिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर बार आपको कहीं ना कहीं डाउट रह ही जाता है। या तो जो थ्योरीज हैं उनमें डाउट रह जाता है कि इसकी बहुत सारी थ्योरी हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है पर्सनालिटी के बारे में कि व्यक्तित्व के प्रकार कितने होते हैं। इसी में फिर सिगमंड फ्राइड की थ्योरी आ जाती है। पश्चिम फ्रॉइडवादी जो है, न्यू जिसे हम बोलते हैं नव विश्लेषणवादी, ऐसे कुछ साइकोलॉजिस्ट भी हैं जिन्होंने उस फील्ड में अपनी थ्योरी दी है। फिर इसके बाद साइकोलॉजी के कुछ टेस्ट आ जाते हैं जिनमें कन्फ्यूजन होता है कहीं ना कहीं। तो इस पूरे थ्योरी को, यानी जो ये जो टॉपिक है पर्सनालिटी वाला, इस पूरे टॉपिक को मैंने इस तरह से डिजाइन करा हुआ है कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता हुआ जाएगा। ठीक, ये जो क्लास होगी, ये जो टॉपिक होगा पर्सनालिटी वाला, ये एक वीडियो में कवर नहीं होगा। इसके लिए शायद 4 से 5 वीडियो आए, हो सकता है 6 वीडियो भी हो जाए। लेकिन इस तरह से कंप्लीट होगा ये टॉपिक कि आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और लास्ट में फिर हम करेंगे इसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से इस थ्योरी से पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे फिर हम पर्सनालिटी टॉपिक को पढ़ना। सबसे पहले हम व्यक्तित्व के बारे में बात करें कि व्यक्तित्व आखिर क्या। हम व्यक्तित्व को पहली बात तो यह डिफाइन कर सकते हैं क्या। अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। अगर हम बोलें कि हमारे भारत में 125 करोड़ लोग हैं, 125 करोड़ जनसंख्या है, तो 125 करोड़ प्रकार का ही व्यक्तित्व है, यानी कि 125 करोड़ टाइप की ही पर्सनालिटी है। फिर पर्सनालिटी का वर्गीकरण करना बहुत एक अलग बात होती है कि बहुत टफ टास्क है। अगर कोई इसको वर्गीकरण कर भी दे, कोई इसको क्लासीफाई कर भी दे कि यार 5 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया जाएगा। क्रिटिसाइज क्यों किया जाएगा? क्योंकि पर्सनालिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको बिल्कुल सही तरीके से कोई भी क्लासीफाई नहीं कर पाता। आई बात समझ में? तो आपको हर एक थ्योरी में कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलेंगी कि यार ऐसे कैसे हो गया, तो वो कमियां रहेंगी, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अब ये जो पर्सनालिटी शब्द है ये आया कहाँ से? तो लैटिन जो भाषा है, वहाँ की जो कंट्रीज थी वहाँ पर क्या होता था, जैसे आपने भी देखा होगा कि पहले के टाइम पे ज़्यादा मेकअप वगैरह का काम नहीं चलता था। जिस तरह का किरदार निभाना होता था उस तरह का एक मुखौटा पहन लिया जाता था। जैसे किसी व्यक्ति को राजा का किरदार निभाना है तो वो राजा वाला मुखौटा पहन लेगा। किसी को जानवर का किरदार निभाना है, जैसे शेर की एक्टिंग करना है तो वो शेर का मुखौटा पहन लेगा। किसी को बंदर की एक्टिंग करना है वो बंदर का मुखौटा पहन लेगा। किसी को किसी भगवान की एक्टिंग करना है, जैसे गॉड्स होते हैं, तो वो उनका मुखौटा पहन लेगा। तो मुखौटा पहनने से उसी तरह की उसकी पर्सनालिटी हो जाती थी। और उसी मुखौटे को क्या बोला जाता था? परसोना बोला जाता था। ठीक है, तो लैटिन भाषा में उसे परसोना बोला जाता था, जिसका अर्थ होता था मुखौटा। परसोना का मतलब क्या होता है? मास्क। तो ये बात थोड़ी सी याद रखना है, कभी पूछ ले एग्जाम में। अब पर्सनालिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली क्या कि पर्सनालिटी के अंदर आपकी शारीरिक पर्सनालिटी और मनोवैज्ञानिक, यानी कि फिजिकल पर्सनालिटी एंड साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी, दोनों ही तरह की पर्सनालिटी आ जाती है कि आप ऊपर से कैसे दिख रहे हो और आप अंदर से कैसे हो, आपके मन में क्या चल रहा है और आपके हाथ पैर कैसे हैं, आपका फेस कैसा है, आपकी बॉडी कैसी है। तो दोनों ही तरह की चीज़ें पर्सनालिटी के अंदर आ जाती हैं, फिजिकल भी एंड साइकोलॉजिकल भी। फिर एक और कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, विशेषता, कि पर्सनालिटी होती है अद्वितीय यानी कि यूनिक। हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति उस जैसा है। कुछ गुण मिल सकते हैं बट एज इट इज़ कभी नहीं हो सकता। तो पर्सनालिटी यूनिक होती है हर एक व्यक्ति की, हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। ठीक, पर्सनालिटी किसी भी व्यक्ति की आसानी से परिवर्तित नहीं होती, नॉट ईजी टू चेंज। पर्सनालिटी बहुत टाइम बाद चेंज होती है। हम ये भी नहीं कह सकते कि कभी चेंज नहीं होती। हम ये कहेंगे कि पर्सनालिटी आसानी से नहीं बदल सकती। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आप आसानी से नहीं बदल सकते। ये गत्यात्मक है, डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या कि पर्सनालिटी कभी एक जैसी भी नहीं रहती। हर एक व्यक्ति की टाइम के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी बदलती है। एंड लॉन्ग टर्म चेंज, यानी कि बहुत टाइम बाद चेंज आता है, लगभग 8 साल, 5 साल, 10 साल, इतने सालों के बाद में पर्सनालिटी में चेंज आता है, यानी व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आसानी से नहीं बदल सकती लेकिन बदल सकती है। भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन, पर्सनालिटी की प्रेडिक्शन की जा सकती है। ऐसा कि स्कूल टाइम में आपने किसी बच्चे को देखा बहुत एक्टिव है, तो आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये बड़ा होकर इस फील्ड में जा सकता है। आई बात समझ में? तो किसी व्यक्ति के वर्तमान व्यक्तित्व को देखकर आप उसके भविष्य का अंदाजा लगा सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो। ऐसा ही बनेगा ये नहीं कह सकते, बट हाँ इस फील्ड तक जा सकता है या फिर इस लेवल तक पहुंच सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे आता है अब व्यक्तित्व के प्रारूप।
पर्सनालिटी के, यहाँ से अब थ्योरीज स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए दो तरह के मुख्य प्रारूप हैं, दो तरह के मुख्य अप्रोच हैं, एक है टाइप अप्रोच और एक है ट्रेट अप्रोच। ठीक, तो आज की क्लास में हम ओनली टाइप अप्रोच को पढ़ेंगे। ओनली टाइप अप्रोच को क्यों पढ़ पाएंगे? क्योंकि जो टाइप अप्रोच है इसके अंदर 6 साइंटिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉरी साइंटिस्ट नहीं, 6 साइकोलॉजिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी है। इन्होंने किस हिसाब से बताई? इन्होंने, इनका जो मूल आधार क्या था? व्यक्तित्व के प्रेक्षित व्यवहार विशेषताओं का मापन करना। मेन काम क्या था कि उन्होंने देखा कि व्यक्ति किस तरह के व्यवहार करता है किस तरह की सिचुएशन में। कुल मिलाकर ऐसा कि ये व्यक्ति ऐसा दिखता है तो ये किस तरह का व्यवहार कर रहा है, इस व्यक्ति की पर्सनालिटी ऐसी है तो ये किस तरह का व्यवहार कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ टाइप से निकाले इसके। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो 6 साइकोलॉजिस्ट हैं या 6 तरह की जहाँ से सिद्धांत आएंगे, ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले हिप्पोक्रेटिस को पढ़ेंगे, चरक संहिता में कितने प्रकार बताए वो पढ़ेंगे। सेल्डन, केसमर, कार्ल यूंग और फ्रीडमैन, इन सभी के हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हिप्पोक्रेटस से। हिप्पोक्रेटस ने अपनी पर्सनालिटी का टाइम किसके आधार पर दी? शारीरिक द्रव के आधार पर, यानी अपनी बॉडी में जो फ्लूइड है जिन्हें हम ह्यूमर भी बोल देते हैं, इनके आधार पर इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को डिफाइन करा। कितने प्रकार बताए? इन्होंने 4 प्रकार बताए, ये भी याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं 4 टाइप बताया, लेकिन याद रखो हिप्पोक्रेटिस ने कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। अच्छा एक बात और याद रखना, 1 मिनट रुको जरा, एक बात और आपको याद रखना है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में भी पढ़ें इसे। क्या पढ़े इंग्लिश में? ये जो टाइप से लिखे हैं ना, जो नेम लिखे हुए हैं, इन्हें इंग्लिश में भी पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में कई बार हिंदी को ना देकर वो डायरेक्ट इंग्लिश में ही लिख देता है। आ रही ये बात समझ में? तो हिंदी मीडियम वालों के लिए जरूरी है कि वो इन टाइप्स को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी याद करें, और ओनली इंग्लिश में याद कर लो तो वो भी सही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कौन सा बताया? कफ, जिसे हम बोले फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक टाइप के जो व्यक्ति रहेंगे वो शांत होते हैं और निष्क्रिय होते हैं, डिसइंटरेस्टेड होते हैं, किसी चीज में उन्हें आनंद नहीं आता, हमेशा सुस्त बैठे रहते हैं, इस स्वभाव के होते हैं आपके। कौन से? फ्लैग्मेटिक यानी कि कफ। फिर होता है पीतापित, जिसे बोलते हैं कॉलेरिक। कॉलेरिक टाइप के जो व्यक्ति रहेंगे वो थोड़े से गुस्सेल स्वभाव करेंगे, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, वो बहुत जरा जरा सी बातों पर गुस्सा कर जाएंगे। तो पहला कौन सा हुआ? फ्लैग्मेटिक, जो कि शांत निष्क्रिय रहते हैं, आलस वाले भी इन्हें बोल सकते हो आप। फिर आता है कॉलेरिक, पितापित बोलते हैं जिसे, जो गुस्सेल होते हैं, यानी जिनमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, एंग्री मैन टाइप के होते हैं। फिर आता है कालापित। कालापित वाले होते हैं उन्हें बोला जाता है मेलेनकोलिक। मेलेनकोलिक व्यक्ति जो है वो निराशावादी होते हैं, यानी कि पेसिमिस्टिक होते हैं। निराशावादी मतलब हमेशा नेगेटिविटी ढूंढते रहेंगे। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो वो, अगर DSSB की बात करें तो वो क्या बोलेंगे? सिर्फ 550 वैकेंसी, इतने सारे लाखों फॉर्म डालेंगे, अपना तो होगा ही नहीं, और फिर इसमें धांधली होती है बहुत ज़्यादा, अपने वालों को रख लिया जाता है। इस तरह की सोच रखने वाले रहेंगे। रीट का एग्जाम तो पता ही नहीं होगा नहीं होगा, सुपर टेट में तो बस कोर्ट के चक्कर लगाओ, फिर ये करो, दुनिया भर की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें वो सोचते हैं। सिलेबस को लेकर बोलने लगेंगे यार DSSB में 100 नंबर की CDP आती है, हर कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं, होगा ही नहीं अपना तो। इस तरह के विचार रखने वाले होते हैं कालापित, यानी कि मेलेनकोलिक वाले, जिन्हें निराशावादी यानी पेसिमिस्टिक बोला जाता है। फिर आता है फोर्थ, रक्त, जिसे सैंग्विन बोला जाता है। सैंग्विन वाले जो होते हैं वो आशावादी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ये बोलते हैं कि क्या दिक्कत है, 100 मार्क की CDP आती है ना, पढ़ लेंगे, कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना होता है हमें पता ही है, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है कि कहाँ से कैसे सिलेबस कवर करना है, कहाँ पे क्या चीज़ें कहाँ से मिलेंगी हमें। जैसे DSSB के लिए NIOS की समरी पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़ना है, टीचिंग मेथडोलॉजी पढ़ना है, एंड जो क्या होती है शिक्षण की विधियां होती हैं वो पढ़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, बस हो जाएगी CDP कवर। अब सोचने की क्या ज़रूरत है? रीट का एग्जाम कोरोना की वजह से कैंसिल हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अगस्त में हो जाएगा या सितंबर में हो जाएगा, अक्टूबर तक तो हो ही जाएगा ना, जब तक तो सिचुएशन कवर हो ही जाएंगी, तब तक और अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जो जो चीज़ें अपनी वीक है उन्हें और पढ़ लेते हैं। तो ये होते हैं आशावादी व्यक्ति। ठीक है, इस तरह से सोचने वाले। तो हिप्पोक्रेटिस ने कितने प्रकार बताए? हिप्पोक्रेटिस ने टोटल बताए 4 प्रकार, फ्लैग्मेटिक, कॉलेरिक, मेलेनकोलिक एंड सैंग्विन। और याद रखिएगा, अगर आप इंग्लिश में याद करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, हिंदी में, हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है इसमें, चरक संहिता। चरक संहिता में कितने प्रकार बताएं? चरक संहिता में 2 प्रकार के, 2 मतलब जो फ्लूइड है उसी के आधार पर इन्होंने बताया।
कि एक तो त्रिदोष होते हैं हमारे अंदर और त्रिगुण होते हैं। त्रिदोष इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो, ये ऐसा लिखा होता है, ठीक है, यानी कि इसका कोई इंग्लिश नहीं है, त्रिदोष का त्रिदोष ही है, बात का बात है, पित्त का पित्त है और कफ का कफ है, इस तरह से। ठीक, इनका इंग्लिश ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। 3 दोष बताए इन्होंने, कौन से, बात, पित्त और कफ, बस नेम याद रखना है और कुछ इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। और फिर बताए 3 गुण, त्रिगुण। त्रिगुण, त्रिगुण में सबसे पहला सत्व, रजस एंड तमस। सत्व को सत्व, रजस को रजस, ए लगा दिया हुआ शायद, तमस को तमस। जो सत्व गुण वाले व्यक्ति रहेंगे वो होंगे सत्यनिष्ठ, यानी कि ट्रुथ को फॉलो करने वाले, कर्तव्यनिष्ठ, अपनी ड्यूटी को समझने वाले, अनुशासन प्रिय, डिसिप्लिन में रहने वाले। सत्व वाले कौन कौन से होगा, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासन में रहने वाले, यानी कि ट्रुथफुल बोल सकते हो आप, ड्यूटीफुल बोल सकते हो एंड डिसिप्लिन वाले हो सकते हैं। फिर आता है रजस। रजस वाले होते हैं असंतोष, भौतिक मानसिकता रखने वाले, यानी सिर्फ फिजिकली ही सोच पाते हैं, ये चीज़ों को ज़्यादा डेप्थ में नहीं सोच पाते, और असंतोष बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि उसमें होते हैं, कन्फ्यूजन में होते हैं, हमेशा असमंजसता में होते हैं, हमेशा क्या बोलेंगे, जो दुखी आत्मा जैसे होते हैं ये लोग। फिर आते हैं तमस। तमस वाले व्यक्ति को क्रोध बहुत ज़्यादा आ जाता है, ये थोड़े से घमंडी होते हैं, हम नहीं बोलते कि इस व्यक्ति में ईगो बहुत ज़्यादा है, तो ये उस टाइप के व्यक्ति हैं जिनमें ईगो बहुत ज़्यादा होता है। आलस वाले भी होते हैं, इनमें थोड़े से लेजी भी होते हैं, तो क्रोध, घमंडी और आलस वाले हो गए। तो चरक संहिता में त्रिदोष, बात, पित्त और कफ, 3 गुण, सत्व, रजस और तमस, इतना याद रखना है आपको बस। फिर आता है सेल्डन। सेल्डन ने शारीरिक बनावट के आधार पर वर्गीकरण करा कि कोई व्यक्ति दिखने में कैसा, उन्होंने देखा ये व्यक्ति ऐसा है दिखने में और ये इस तरह की पर्सनालिटी, इस तरह के गुण शो कर रहा है, तो वहां से चीजें उठा ली। फिर एक और व्यक्ति को उठाया, ये दिखने में ऐसा, ये इस तरह का व्यवहार कर रहा है, वहां से गुण उठा लिए। तीसरे व्यक्ति को पढ़ा, ये देखने में इस जैसा है, वहां से उसके गुण उठा लिए। और फिर उसने ऑब्जर्व करा कि यार जितने भी मैंने पतले लोगों को देखा था उनमें अलग गुण थे, जितने भी मैंने फिट लोगों को देखा उनमें अलग गुण, जितने भी मैंने मोटे लोगों को देखा उनमें अलग गुण मिले। उसने इस तरह से पर्सनालिटी को डिफाइन कर दिया। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि यार सारे ही पतले व्यक्तियों में ये वाली क्वालिटी हो या सारे ही मोटे व्यक्तियों में ये वाली क्वालिटी हो, बट ठीक है, हमारे एग्जाम में आएगा तो हम एग्जाम में कर दें, बस इतना पढ़ लें हम। बाकी यदि आप में से कोई मनोवैज्ञानिक बन गया तो फिर वो अपनी सोच करना, अपना कोई सिद्धांत डेवलप करना, फिर हम उसे पढ़ाएंगे। चलिए, सबसे पहले आता है लंबाकृतिक, जिसे बोलते हैं सेरोटोनिया और एक्टोमॉर्फिक। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए 3 नाम याद करना है, बिल्कुल करना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 2 नाम याद करना है, एक्टोमॉर्फिक भी और सेरोटोनिया भी। तो जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं ये कैसे होते हैं? ये थोड़े से पतले होते हैं, लंबे होते हैं, कलात्मक होते हैं और अंतर्मुखी होते हैं। कुल मिलाकर हमें यह याद रखना है कि जो एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होंगे वो लंबे होंगे और इंट्रोवर्ट होंगे। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो लंबाकृति वाले व्यक्ति रहेंगे वो कैसे रहेंगे, इंट्रोवर्ट रहेंगे या फिर एक्सट्रोवर्ट रहेंगे? तो वो होते हैं इंट्रोवर्ट। आर्टिस्टिक होते हैं, थोड़े से कलात्मक हो जाते हैं, जैसे कि पेंटिंग वगैरह अच्छी कर लेते हैं, छोटी छोटी जैसे मूर्ति वगैरह अच्छे से बना लेते हैं, चित्रकला अच्छी जानते हैं, ये लंबे होते हैं और पतले होते हैं। फिर आता है आयताकृति। आयताकृति जिसे बोलते हैं सोमेटोनियम। सोमेटोनिया को क्या बोला जाता है? मीसोमॉर्फिक बोला जाता है। अब मीसोमॉर्फिक पर्सनालिटी वाले जो व्यक्ति हैं वो कठोर होंगे, यानी कि थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे, ताकतवर होंगे, साहसी होंगे, करेजियस होंगे, ऊर्जस्वी, यानी कि उनमें हमेशा एनर्जी दिखेगी आपको। जो एथलेटिक्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों की जो पर्सनालिटी होती है एकदम बिल्कुल फिट वाली, तो वो होते हैं आपके आयताकृतिक यानी कि सोमेटोनिया। फिर आता है थर्ड, तीसरा होता है गोलाकृतिक। गोलाकृतिक मतलब गोलू मोलू टाइप के जो होते हैं, जिन्हें विसेरोटोनिया बोला जाता है। एंडोमॉर्फिक, मोटे होंगे, मिलनसार होंगे, सामाजिक होंगे, यानी कि फेट। पीपल पर्सन, पीपल पर्सन मतलब, अच्छा शायद आपको यहाँ का दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो गोलाकृति वाले होते हैं ये मोटे होते हैं, मिलनसार होते हैं और सामाजिक होते हैं। इंग्लिश में बोले तो फैट होंगे। ये पीपल पर्सन होते हैं। पीपल पर्सन मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगे, और ये थोड़े से सोशल होते हैं। आई बात समझ में? तो सेल्डन ने कितने प्रकार दिए? सेल्डन ने दिए 3 प्रकार। पहला क्वेश्चन, कौन कौन से प्रकार दिए? एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड एंडोमॉर्फिक, लंबाकृतिक, आयताकृतिक और गोलाकृतिक। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा हम इसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। एंडो से कौन सा वर्ड याद आ रहा है? एंडो से वर्ड याद आ रहा है अंडा। अंडा कैसा होता है? गोल गोल होता है। तो इसमें व्यक्ति जो रहेंगे वो गोल गोल रहेंगे, मोटे रहेंगे, मिलनसार रहेंगे,
ठीक है। एंड मीजो, मीजो मतलब व्यक्ति कैसे रहेंगे, मीडियम रहेंगे, यानी कि ना तो ज़्यादा मोटे रहेंगे ना ही ज़्यादा पतले रहेंगे, तो ये आपके आयताकृतिक हो जाएंगे, इसमें आपके खिलाड़ी आ जाएंगे। और फिर एक्टो मतलब फिर आप जो बचा वो एक्टो वाला हो गया, इसमें पतले होंगे, लंबे होंगे और अंतर्मुखी होंगे। क्लियर है। और ये वाले जो होते हैं ना मोटे, ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं ये। ठीक, तो ये हुआ सेल्डन का प्रकार। सेल्डन के बाद आगे बढ़ेंगे, अब आता है क्रेसमर का। क्रेसमर ने कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार। किसके आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर ही बताया इसने 4 प्रकार। पहला बताया इसने सुडोल का यानी कि एथलेटिक पर्सनालिटी, फिर बताया लंबा का यानी कि एस्थेनिक पर्सनालिटी, फिर गोलाकाय पिकनिक पर्सनालिटी, विशालकाय डायप्लास्टिक पर्सनालिटी। तो इस तरह से इन्होंने 4 प्रकार बताए व्यक्तित्व के। सबसे पहले बात करें हम सुडोल का यानी कि एथलेटिक की। तो जो एथलेटिक होगा, वैसे एथलेटिक से पता चल रहा है खिलाड़ी हैं तो आत्मविश्वास तो इनमें बहुत ज़्यादा होगा, समायोजन की इनमें क्षमता भी होगी, यानी कि एडजस्ट करने की इनमें क्षमता भी होगी। तो जो एथलेटिक्स पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं और वो एडजस्ट आसानी से कर लेते हैं। फिर आता है लंबा काय, जिसे बोलते हैं एस्थेनिक। एस्थेनिक पर्सनालिटी वाले जो लंबे होते हैं वो निराशावादी होंगे, कल्पनावादी होंगे, हमेशा टेंशन में रहने वाले होंगे, कोरोना की टेंशन, एग्जाम की टेंशन, घर की टेंशन, हमेशा चिंतित रहते हैं और दूसरों को भी टेंशन में डाल देते हैं। ठीक, अच्छा इन बातों को ना कोई अपने दिल पे मत लेना जो पढ़ रहे हो सकता है आप में से कोई मोटा हो, कोई दुबला हो, कोई पतला हो, कोई फिट हो। ये बस इन्होंने क्लासिफिकेशन करा है, हम बस इनका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि जो एस्थेनिक पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हैं ये मिलनसार भी हो सकते हैं, और हो सकता है पिकनिक पर्सनालिटी वाले व्यक्ति निराशावादी भी हो सकते हैं, इसलिए इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। क्लियर है। तो ये पेसिमिस्टिक, इमेजिनेटिव एंड कंसर्न्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, टेंस्ड बोल सकते हैं हम इन्हें। पिकनिक पर्सनालिटी, पिकनिक से याद आ रहा है, तो पिकनिक पर्सनालिटी यानी गोलाकार जो व्यक्ति वो मिलनसार, खाने पीने के शौकीन और आराम पसंद होते हैं। इन्हें कोई टेंशन नहीं, इन्हें बस खाना पीना मिल जाए टाइम पर, कुछ भी होता रहे, दुनिया जाए बाढ़ में। इस तरह की पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होते हैं, खुश रहते हैं हमेशा ही। फिर विशालकाय, डायप्लास्टिक। डायप्लास्टिक जो व्यक्ति होते हैं वो सबका मिक्सचर होते हैं, उनमें हर तरह के गुण मिल जाएंगे, आत्मविश्वासी भी हो जाएंगे, निराशावादी भी हो जाएंगे और मिलनसार भी हो जाएंगे। वह समय के अनुसार हर तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हुए केसमर के हिसाब, केसमर के अकॉर्डिंग 4 प्रकार। कौन से, एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक एंड डायप्लास्टिस। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है अब कार्ल यूंग। एक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है व्यक्ति में, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट किसने दिया। ठीक, तो इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट किसने दिया है, ये इसका जो डाउट है, ये 2 क्लासें होंगी, आज की क्लास होगी और एक क्लास कल होगी। दोनों क्लास के बाद इसका जितना भी डाउट है ना एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास देखो और कल की क्लास देखो। कार्ल यूंग की बात करेंगे। कार्ल यूंग ने 2 तरह से पर्सनालिटी को डिवाइड करा है, एक अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, कि 2 तरह के व्यक्तित्व वाले होते हैं, या तो इंट्रोवर्ट होंगे या फिर एक्सट्रोवर्ट होंगे। जो इंट्रोवर्ट होंगे वो थोड़े से शर्मीले रहते हैं, अकेले, दूसरों से बातचीत करने से बचते हैं, आत्म केंद्रित रहेंगे, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, हम ये बोल सकते हैं। ऑटिज्म में भी बोल सकते हैं आप, हालांकि ऑटिज्म फिर एक डिसऑर्डर की तरफ चला जाएगा। हम बोल सकते हैं सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, अकेले रहना पसंद करते हैं, शाय रहते हैं, लोगों से घुलते मिलते नहीं है बहुत जल्दी। और बहिर्मुखी वाले जो रहेंगे वो सामाजिक रहेंगे, बहुत जल्दी दूसरों से घुल मिल जाएंगे, इनके फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, खुश मिजाज यानी कि हमेशा हैप्पी रहने वाले हैं, ज़्यादातर इनके फ्रेंड्स रहेंगे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट किसने दिया, कार्ल यूंग ने दिया। कल की क्लास देखने के बाद एक और डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम टाइप अप्रोच पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आया हमारा फ्रीडमैन। फ्रीडमैन ने कितने टाइप दिए, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। जो फ्रीडमैन ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, इन्होंने सिर्फ 2 प्रकार बताए थे। कौन कौन से बताए थे, टाइप ए और टाइप बी, लेकिन इसमें सी भी जुड़ा है, डी भी जुड़ा है और ई भी जुड़ा है और एच भी जुड़ा है। ई और एच को तो भूल जाओ, यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पूछेगा ना, मतलब इतना डेप्थ में जिसकी कोई हद ही नहीं है। वो है ना, कौन सा एक ट्रेंच है, मारियाना ट्रेंच है शायद, मारियाना ट्रेंच है, इतना डेप्थ में पूछेगा ना तब आएगा यहाँ से, नहीं तो जनरल कहाँ तक पूछेगा, सीडी तक ही पूछेगा। और ऊपर ऊपर पूछा ना इसने, जैसे नदी तालाब जैसा उथला उथला पूछा तो टाइप ए बी तक ही पूछेगा। ठीक है, तो फ्रीडमैन ने टाइप ए और टाइप बी दिया था। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया था फिर मॉरिस एंड डेमोलेट ने, वो भी हम समझेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं टाइप ए पर्सनालिटी। इन्होंने बोला टाइप ए पर्सनालिटी में जो व्यक्ति आएंगे
वो उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा होगी उनके अंदर, यानी कि हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे। और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होने की वजह से इनमें धैर्य की कमी रहेगी, इनमें पेशेंस थोड़ा सा कम रहेगा यार, ज़्यादा धैर्य नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा उतावलापन रहेगा इनमें, हर काम के लिए बहुत उतावले होकर काम कर रहे होंगे। आई बात समझ में? तो टाइप ए पर्सनालिटी वाले व्यक्तियों के अंदर मोटिवेशन लेवल तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इनके अंदर लो पेशेंस होगा, धैर्य की कमी होगी, उतावले होंगे ये व्यक्ति। ठीक। फिर उन्होंने बोला टाइप बी क्या है, इन्होंने डायरेक्ट बोला कि टाइप बी है ना, टाइप बी कुछ अलग से नहीं है, जिनमें टाइप ए नहीं है उनमें टाइप बी है। टाइप ए नहीं है मतलब कि उनकी अभिप्रेरणा क्या होगी, लो लेवल की होगी, लो लेवल का इनका मोटिवेशन होगा। इनमें धैर्य कैसा होगा, इनमें धैर्य ज़्यादा होगा, धैर्यवान होंगे, और उतावलापन नहीं होगा इनमें ज़्यादा। इस तरह की पर्सनालिटी वाले टाइप भी हो जाएंगे। इतने ही दिया था टाइप ए टाइप बी तक। फिर एक आए मॉरिस, मॉरिस ने इसमें टाइप सी जोड़ा कि यार एक टाइप और जोड़ूंगा मैं, टाइप सी। टाइप सी वाले बताया इन्होंने कि टाइप सी वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, दूसरों को सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले व्यक्ति हैं सहयोग, टाइप सी वाले, जिन्हें सहयोग के प्रति प्रवीणता होती है। विलिंगनेस टू कोऑपरेट, दूसरों को कोऑपरेट करना इनको पसंद होता है, कभी भी आप इनसे सहायता मांगने जाओ ये हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। तो ये हुए टाइप सी वाले। फिर आया टाइप डी। टाइप डी को किसने दिया, डोमेलेट ने दिया टाइप डी को। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि टाइप डी पर्सनालिटी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अवसाद के प्रति प्रवणता होती है, यानी कि प्रोन टू डिप्रेशन। प्रोन टू डिप्रेशन मतलब कि ये इन्हें हमेशा कोई ना कोई टेंशन रहती ही रहती है, कोई ना कोई परेशानी इनके साथ हमेशा चलती ही रहती है, तो वो होता है टाइप डी वाले। तो फ्रीडमैन ने वैसे टाइप ए और टाइप बी दिया था, लेकिन मॉरिस ने टाइप सी जोड़ा एंड डेमोलेट ने इसमें टाइप डी जोड़ा। तो फ्रीडमैन के हिसाब से टोटल कितने प्रकार हुए, फ्रीडमैन के हिसाब से टोटल 2 ही प्रकार हुए, बाद में सी एंड डी इसमें जोड़ा गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये हुआ हमारा पर्सनालिटी का कौन सा अप्रोच, ये पर्सनालिटी का टाइप अप्रोच हुआ, जिसमें कुछ टाइप बताएगा कि यार इस टाइप के व्यक्तित्व हो सकते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? थोड़ा सा फटाफट हम रिवीजन करा देते हैं कि क्या क्या था हमने क्या क्या हमने इसमें पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हिप्पोक्रेटिस ने 4 प्रकार बताए, प्लेग्मेटिक, कॉलेरिक, मेलनकॉलिक एंड सेंगुइन। इसके बाद चरक संहिता में त्रिदोष, बात, पित्त, कफ, त्रिगुण, सत्व, रजस एंड तमस। इसके बाद शेल्डन ने 3 प्रकार की पर्सनालिटी बताई, कौन कौन सी, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एंडोमॉर्फिक, सेरेटोनिया, सेमोटोनिया एंड विसेरोटोनिया। शेल्डन के बाद फिर क्रेसमरा, जिन्होंने 4 प्रकार की पर्सनालिटी बताई, एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक और डायप्लास्टिक। फिर आपके कार्ल यूंग आते हैं, कार्ल यूंग बताते हैं कि 2 तरह की पर्सनालिटी होती है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इसके बाद फ्रीडमैन ने टाइप ए टाइप बी, टाइप ए का अभाव ही टाइप बी है, टाइप सी मॉरिस ने जोड़ा, टाइप टी डेमोलेट ने जोड़ा। तो ये हमारी पर्सनालिटी का फर्स्ट वीडियो कवर होता है, जिसमें हम टाइप ए को जो टाइप अप्रोच है, टाइप अप्रोच को पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम ट्रेट अप्रोच को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरियाँ हैं उनको पढ़ेंगे, और उसके बाद इसी तरह से हमारी सारी थ्योरीज कवर होती जाएंगी। अच्छा, जितना मैं PDF में करा रहा हूँ इतना पढ़ लेना, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आएगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें मनोवैज्ञानिक नहीं बनना, हमें टीचर बनना है। क्लियर? अब भी यदि किसी का कोई भी डाउट रहता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट नहीं है यहाँ पर, चलो लिख देता हूँ, उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। PDF के बारे में और एक बात ध्यान रखो, जो पर्सनालिटी वाला जो टॉपिक है इसका एक कंप्लीट PDF मिलेगा, मतलब कि ये PDF आपको जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा इसके जस्ट बाद मिल जाएगा। ओके, तो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।